हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की। हम बात करेंगे द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, जितने भी बेटा कॉन्सेप्ट्स आपके हैं चैप्टर से वो सारे हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, देखिए यहाँ पर मेंशन किया बेटा, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करा, एलिमेंट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। ओके, एक और आपके आते हैं बेटा मेटलॉइड्स होते हैं आपके। ओके, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपकी बात समझ में आ गई। कुछ एग्जांपल्स दे के बेटा, मेटल जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। नॉन मेटल्स में आपका हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें तो बेटा मेटलॉइड्स में आपके आ जाते हैं सिलिकॉन आ गया आपका। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, जी। तो ये आपके ये आपके आ जाएंगे उसमें मेटलॉइड्स में आ जाएंगे, सेमी मेटल्स जिसे हम कहते हैं। ओके, बात समझ में आएगी बेटा बात। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब बेटा यहाँ पर कुछ मेंशन हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मेंशन है, किसके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो पहली बात, आपको पता है मेटल्स जो है लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस मींस हैव शाइनिंग सरफेस, बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव द शाइनिंग सरफेस। जैसे एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स आपके होते हैं उनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता बेटा। ओके, और दूसरी बात बेटा, हार्डनेस की बेसिस बात करें तो आपको पता है मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, जैसे एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। आपको पता है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को छोड़ करके जितने मेटल्स आपके हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, आपके हार्ड होते हैं एक्सेप्ट दिस वन। ओके, और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होता है आपके, सॉफ्ट होते हैं, जैसे एक्सेप्ट डायमंड को छोड़ करके। अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड एक कार्बन की बेटा, एक कार्बन का एलोट्रोप है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। मोस्टली जो आपके नॉन मेटल्स वो सॉफ्ट होते हैं। ओके, स्टेट की बात करें तो बेटा ये मेनली जो होता है आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी को छोड़ करके। बट नॉन मेटल्स की बात करें तो ये सॉलिड में भी हो सकते हैं, गैसेस में भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़ करके, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ओके, फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें मैलिबिलिटी की, तो मेटल्स कैन बी ड्रॉ इनटू थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दे आर मोस्ट मैलिएबल। और नॉन मेटल्स की बात करें तो बेटा नॉन मेटल्स जो आपके वो नॉन मैलिएबल होते हैं। ओके, इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बेटा बात समझा ना, मतलब मैलिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की टू कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट्स। ओके, और फर्दर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, देखो डक्टिलिटी आपको पता है, मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। दे आर बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं आपके ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिल्वर और कॉपर जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माने जाते हैं। लेड और मर्क्यूरी को पुअर कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है आपका। और नॉन मेटल्स की तो बात आपको बेटा पता ही है, ये बेसिकली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ करके। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। ठीक है, जो एक तरीके से कंडक्शन करता है। ओके, डेंसिटी की बात करें तो आपको पता है बेटा इनकी डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स का, मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट हो, और सीजम भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन नॉन मेटल्स की क्या होती है, डेंसिटी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, मेटल्स जनरली क्या होता है बेटा, सोल्डर्स होते हैं, यानी कि उनको जो किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक किया जाता है तो बेटा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोल्डर्स। ओके, आगे देखिए एक और बात। अब दूसरी बात क्या, ऑक्साइड्स की बात करें तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 में भी आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहली बात, रिएक्शन विथ एयर। मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड्स। आपको पता है मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, ये मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है कॉपर को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा बेटा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, जो कि होता है आपको ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम को बेटा आप जब रिएक्शन करते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम को रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन का तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये तो आपको पता चलेगा भी मेटल को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी है कि अलग अलग मेटल्स जो हमारे हैं वो अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसे कि पहले हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इन इमर्स्ड इन कैरोसिन। आपको पता है बेटा रीज़न क्या है कि कैरोसिन के अंदर हम सोडियम पोटेशियम मेटल्स को क्यों रखते हैं कैरोसिन ऑयल के अंदर, बिकॉज ये ना दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो जल्दी से क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
उसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं और एक तरीके से फायर को कैच कर लेते हैं। ओके, ठीक है। दूसरी बात बता, ये तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की जो सर्फेसेस होते हैं आपके आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। आपको पता है जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, मतलब कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये ऐसे मेटल्स जो अपने ऊपर ना बेटा एक ऑक्साइड की लेयर बना देते, थिन लेयर, सो दैट उनको जो है कोरोजन से अपने आप को बचा सके, फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा सके, ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वीकरली। आपको पता है आयरन जो होता है ना एक तरीके से वो जल्दी से नहीं जलता, लेकिन आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी से चल जाते हैं। कॉपर जो होता है डज नॉट बर्न बट इट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जल्दी से जलता नहीं, लेकिन ना जब कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा CuO बन जाता है, जो एक तरीके क्या होता है बेटा ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर। ओके, गोल्ड और सिल्वर की बात करो बेटा, ये रिएक्शन करते ही नहीं है ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज दे आर लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, इसीलिए इनको ज्वेलरीज वगैरह में हम यूज़ करते हैं ना, क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, दैट्स वाई हमको ये ज्वेलरीज वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा बात आती है आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, ठीक है। आपने ये तो पढ़ा था बेटा कि मेटल के ऑक्साइड बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होता है आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। अब ये वर्ड जो आपका आया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका मतलब क्या होता है? देखो, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड्स, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वैसे ना HCl के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया और वाटर बना दिया, और या फिर हमारे पास हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ, तो बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये क्या आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एक एग्जाम्पल ले सकता है आप ZnO, जिंक ऑक्साइड। ओके, जिंक ऑक्साइड में हमारा क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, वेरी गुड। और देखो बेटा आगे सुनो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, मेटल्स जो है हमारे वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ओके, और मेटल ऑक्साइड्स को जो वाटर में ऐड करेंगे तो बेटा क्या बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बेस बना देते हैं एक तरीके से। ओके, देखिए बच्चे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दिखा रखा है इस तरीके से। मेटल्स की बात करें तो बेटा आपको पता है मेटल्स लाइक जैसे आपको हो गया सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये ना बेटा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, और मैग्नीशियम के लिए हमें हॉट वाटर यूज़ करना पड़ता है। कैल्शियम मैग्नीशियम जो होता है ना बेटा एक तरीके से ना एज बबल्स फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ना बेटा जब पानी में ऐड किया जाता है तो ये ना फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है ना हाइड्रोजन के बबल्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस पे तैरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इनको स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं और कुछ भी रिएक्शन नहीं होता लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ, ठीक है। ये हो गया सिल्वर, ये गोल्ड हो गया, ओके। तो ये कुछ रिएक्टिविटीज़ दे रखी है आपको किसके बारे में बेटा, जब मेटल्स आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है। देखो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तो कोल्ड वाटर चल जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम के लिए आपको हॉट वाटर का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। दूसरी बात बेटा ना क्या होता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है फ्लोट करना स्टार्ट करते हैं बिकॉज H2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बबल्स होते हैं, वो उसके सरफेस पे चिपक जाते हैं, दैट्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चा पार्टी, इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको? अगर नहीं समझ आता तो बेटा कमेंट जरूर करके जाए ऐसे ना, ठीक है, बिल्कुल। कुछ एग्जांपल्स बेटा दे रखे हैं आप देखो, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस मूव हो रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है ना बेटा, सिंपल सी बात, अगर सोडियम को मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो आपको पता बेटा पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2O, है ना, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, साथ में आपका हीट निकलेगा, और ये बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है। वो चीज़ बेटा यहाँ पर सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं बेटा, नहीं बेटा अब बात है बेटा थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की,
रिएक्शन ऑफ मेटल्स का रिएक्शन के साथ एसिड के साथ, वो भी कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ। देखो मेटल जब बेटा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट करता है, ठीक है। लेकिन जो कॉपर हो गया हमारा, सिल्वर हो गया हमारा, मर्क्यूरी हो गया, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये देखो बेटा आपको पता है आयरन को रिएक्शन करेंगे हम HCl के साथ, हमें मिलेगा FeCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। जिंक क्लोराइड हो गया या एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। दिस इज द बेसिकली रिएक्शंस ऑफ सम मेटल्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट आउट करता है, और दूसरी बात एक तरीके से क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर हम एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करूँ तो आपको पता बेटा होता क्या है, वहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से रिप्लेस कर देगा, उस जगह पे खुद बैठ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर लिखा आपका रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर देखा बेटा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था मेरे पास ब्लू कलर का, अब उसमें बेटा मैंने ना आयरन नील डाल दी, तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लू कलर जो का फेड हो जाएगा, ग्रीनिश में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या करेगा, ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी जो कि होती है कॉपर की, ओके। इसके लिए बेटा क्या यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है आपको। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए जब मेटल के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें। देखो द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको पता है सोडियम आपका मोस्ट रिएक्टिव होता है, फिर आपका लिस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड, तो उसकी याद करने का बड़ा एक तरीका भी है, कैसे, काना के मसाले आलू जरा फीके पड़े हैं, चल हट आगे आ, ठीक है। तो यानी कि किस तरीके से आप याद कर सकते हो उसको, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। तो आपको पता है बेटा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका होता है पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव होता है आपका गोल्ड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बेटा मैं बात करूँ, मैंने आपसे बोला कि जिंक सल्फेट मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट में मैंने अगर एल्यूमिनियम डाला तो ऑब्वियसली बात है बेटा आपको पता है जिंक एल्यूमिनियम क्या करेगा, जिंक को रिप्लेस कर देगा, उसकी यहाँ पर खुद आएगा, यानी कि बन जाएगा आपका Al2SO4 बन जाएगा, और साथ में जिंक को ये रिप्लेस कर देगा। बाकी बैलेंसिंग बेटा आप कर लेना, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, इसके बेसिस पर बता सकते हो कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ओके। दैट्स इट। देखो जी, अब आती है बात बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। मेटल्स को हम नॉन मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन करवा सकते। देखो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेंड अ कंप्लीट फील्ड बैलेंस शेल। आपको पता है बेटा कोई भी एलिमेंट अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, कि वो अपने ना आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है, या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या अपना डबलेट कंप्लीट करेगा, तो इसीलिए वो रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ओके। देखो atoms of the metals lose electrons from their valence shell to form a cations. Atoms of the non-metals gain electrons in the valence shell to form the anion. आपको पता है जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, और नॉन मेटल्स के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, ओके क्लियर। इस वजह से बेटा क्या करते हैं वो एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेंशन में सोडियम क्लोराइड मुझे बनाना है, तो ऑब्वियसली बेटा आपको पता है सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 281 होगा। आउटर में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है। अगर उसको बेटा अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब बात करें बेटा क्लोरीन की, कितना उसका 17 इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके पास, कॉन्फिगरेशन होगा 287, कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा, ठीक है। यानी कि जैसे इस तरीके से होगा, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जरूरत है, 1 की जरूरत है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बेटा क्या होगा, सोडियम के ऊपर आएगा +1 का चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर आएगा -1 का चार्ज, ओके। अब इनके बीच में बेटा एक फोर्स डेवलप होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिसके बाद ये बनाते हैं बेटा अपने कंपाउंड बनाएंगे NaCl नाम का, क्लियर, मेंशन किया गया आपको, डन। बात करते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। एक तरीके से बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हम इसको बोलते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड जो बेसिकली बेटा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने की वजह से बन रहा है। जैसे हमने बताया था आपको एग्जाम्पल भी NaCl का, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रहा है, उस दौरान जो बॉन्ड बन रहा है ना, जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब क्या होता है कि जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं आपके बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, ओके। अच्छी बात सुनो बेटा,
ठीक है, बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब बड़ा बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड्स। पहली बात फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड एंड जनरली ब्रिटल। ठीक है, ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल मतलब इनको जब मतलब जल्दी से ये ब्रेक हो जाते हैं। ओके, अच्छा दूसरी बात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। किस वजह से होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज़ बेटा आप ध्यान रखिए। ओके, दूसरी बात सॉल्युबिलिटी की बात करें बेटा, जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन और पेट्रोल लाइक होता है, क्योंकि आपको पता है लाइक डिजोल्व्स लाइक होता है ना, तो एनी कंपाउंड सिर्फ वाटर सॉल्युबल होते हैं और कैरोसिन और पेट्रोल वगैरह में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। ओके, दैट्स इट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनी कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन फॉर्म एंड द सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में आपके एनी कंपाउंड्स कंडक्शन नहीं करते क्योंकि आयंस आपके फ्री नहीं होते, बट इन द मोल्टेन स्टेट और इन द सॉल्यूशन फॉर्म आपके जो आयंस होते हैं वो फ्री फॉर्म में होते हैं, दैट्स व्हाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन और एक्वस फॉर्म। ओके डन, दैट्स गुड। बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स की, बात करते हैं कि मेटल्स को जो हम किस फॉर्म में ऑकर होते हैं, किस फॉर्म में आपके मॉडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहली बात बड़ा मिनरल्स की बात करें, द एलिमेंट और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स बेसिकली बड़ा खनिज होते हैं आपके ना, ये बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। और ऐसे मिनरल्स जिसमें से बेटा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हम ओर्स कहते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो बेटा ऐसे मिनरल जिनको प्रॉफिटेबली फॉर्म से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है जिसमें से ओके उनको हम कहते हैं ओर कहते हैं। अब यहाँ पर बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पढ़ी थी ना बेटा, उसी की तरह यहाँ पर भी एक मेंशन है, आपको देखो क्या देखा आपको, देखो आपको होता है वेरी रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो आपका जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कभी भी आपको फ्री फॉर्म में मिलेंगे नहीं। ठीक है, इनका जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है बाय द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स क्या होता है, इनके जो मोल्टेन फॉर्म में जो सॉल्ट होते हैं ना उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और इस तरीके से हम इनको प्यूरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरे होते हैं बेटा मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब कि जो कि एक्चुअल में सल्फाइड्स की फॉर्म में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में या कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया। और कुछ होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं जो फ्री फॉर्म में आपको नेचर मिल जाता है, जैसे आपको गोल्ड हो गया और ये एजी सिल्वर हो गया आपका। ओके चलिए ध्यान से, अब ये तो पता है आपको बेटा कि कौन से मेटल्स किस फॉर्म में आपको मिल सकते हैं यहाँ पर और उनको कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। अब मेटल्स जो है, अगर मेरे पास एक पार्टिकुलर और प्रेजेंट है किसी एक मेटल का, तो मैं वहाँ से मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करूँगा उसका एक प्रोसेस। देखो पहला स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मीन्स एक तरीके से इम्प्योरिटीज जो होती है बेटा ओर्स में, यानी कि डस्ट पार्टिकल, सैंड वैंड होता है, इसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहते हैं, यानी कि एक तरीके से गैंग को रिमूव करने के लिए। गैंग मीन्स इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट होती है। ओके, दूसरी बात एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, दूसरा हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। उसके एक्सट्रैक्ट तो करते हैं बेटा मेटल्स को, लेकिन वो मेटल्स उस समय भी क्या होता है प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसको रिफाइनिंग करवानी पड़ती है और रिफाइनिंग करवाने के बाद ही हमें जो है प्योर मेटल मिलता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर बड़े क्या लिखा हुआ है, देखो ये पूरा फ्लो चार्ट बना रखा है। ठीक है, स्टेप्स तो बड़ा ये पूरा ना फ्लो चार्ट आपको बना करके दिखा रखा है किस तरीके से और का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ एक बार क्या क्या, देखो बल्ब जी, देखो यहाँ पर बेटा ना आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे रखा है कि और से जो है मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखो आपको पता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सबसे पहले तो बेटा ओर को हम क्या करते हैं क्या एक तरीके से उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद आपको देखना पड़ता है बेटा मेटल्स कौन से वाला है, आपका हाई रिएक्टिव वाला मेटल्स है या मीडियम रिएक्टिव वाला मेटल्स है या लो रिएक्टिव वाला मेटल्स है। अगर हाई रिएक्टिव वाला है तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मोल्टेन और में से, है ना, और अगर आपका मीडियम है तो उसमें कार्बोनेट और की फॉर्म में होगा या सल्फाइड और की फॉर्म में होगा, या तो हम कैल्शिनेशन करेंगे या हम रोस्टिंग करेंगे। ओके, और तीसरा होगा बेटा अगर आपका लो रिएक्टिव वाला है तो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में होगा, उसको हम क्या करेंगे एक तरीके से तो इस तरीके से तो मिल गया प्योर मेटल आपको। इसको फिर हम कार्बोनेट और होगा तो बेटा लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में उसको हम क्या करेंगे
हीट करेंगे सो दैट वो क्या करेगा, एक तरीके से कैल्शियम से बन के ऑक्साइड की फॉर्म में आएगा। और रोस्टिंग वाले में क्या करते हैं बेटा, एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन को हम देते हैं और वो ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम मेटल्स का रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के बाद करने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी बेटा आपको होगा। ओके, मेटल्स मिलेंगे, उसके बाद मेटल्स को हम रिफाइनिंग कर देंगे यहाँ से। ठीक है, रोस्टिंग करने के बाद। ओके, दीज आर द स्टेप्स जो बेसिकली हम फॉलो करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर। ओके, वो डिपेंड करता है किस टाइप का मेटल आपका है, किस फॉर्म का आपका मेटल है, हाईली रिएक्टिव वाला मेटल है या लो रिएक्टिव वाला मेटल है या फिर आपका मॉडरेट रिएक्टिव वाला मेटल आपका है। कुछ टर्म्स देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया गैंग के बारे में। ओर्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल हो गया, सैंड हो गया एक्सेट्रा, उसे गैंग कहते हैं। मतलब आपको पता है बेटा, आपको और तो बेटा प्योर फॉर्म में ऐसे मिलेगा नहीं। अब और में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे डस्ट की फॉर्म में, रेत की फॉर्म में, उसको रिमूव करना ही हम कहते हैं गैंग होता है आपका। ठीक है, मतलब ये जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट को गैंग कहते हैं, उसको रिमूव करने वाले को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। ये एक तरीके से ना वो प्रोसेस हमारा होता है। रोस्टिंग, देखो रोस्टिंग बेटा क्या होता है कि आपके जो और सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं हीट करके, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट वगैरह करते हैं। ठीक है, जैसे जिंक सल्फाइड मेरे पास एक और है, उसको अगर मैं बर्न करता हूँ, हीट करता हूँ, मुझे जिंक ऑक्साइड मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा रोस्टिंग हो गया। ओके, कैल्शिनेशन में सी मीन्स होता है बेटा कैल्शियम और सी मीन्स होता है कार्बोनेट, तो इसके जो और होंगे वो कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, कार्बोनेट्स और उसको हम क्या करते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में हीट करते हैं, मतलब ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर में हम उसको हीट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कैल्शिनेशन कहते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट्स हमने बना दिया, जिंक ऑक्साइड। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। जैसे जिंक ऑक्साइड बनता है बेटा हमारा, जिंक ऑक्साइड को अगर मैं कार्बन के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और जिंक मेटल हमारे यहाँ से इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। डन। तो ये आपके होते हैं बेटा कैल्शिनेशन और रोस्टिंग के बारे में। ठीक है, क्लियर, दैट्स इट। ओके, ये बात समझ में आ गई बेटा आपको। अच्छा बेटा, एक रिएक्शन और होती है यहाँ पर आपकी आती है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो है थर्माइट रिएक्शन। कौन सी बेटा होती है, थर्माइट। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक बार। देखिए बच्चे, एक रिएक्शन और होती है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो होती है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन जिसमें बेटा रेलवे ट्रैक्स वगैरह को ज्वाइन करने के लिए हम इसको यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन का। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे कि ना क्या होता है हमारे पास आयरन ऑक्साइड हमारे पास Fe2O3 है सॉलिड फॉर्म में। इसको क्या करते हैं हम एल्यूमिनियम मेटल के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। ओके, तो ये क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्या करता है, आयरन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पे आपका जाएगा, तो आपको बड़ा आयरन तो निकल जाएगा कहाँ से, लिक्विड फॉर्म में, और दूसरा बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा आपका। ओके क्लियर। तो ये बेसिकली इसको कहता है थर्माइटेशन। दिस वन इज हाईली एक्सोथर्मिक। बेटा ये कहता है एक तरीके से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है आपका। ठीक है, यूज फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, या फिर एक तरीके मशीनरी पार्ट्स को भी ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी अगर बैलेंस करना चाहते हैं बैलेंस कर सकते हैं उसको इस तरीके से। डन। तो दिस कॉल्ड थर्माइटेशन। ओके बच्चे, वेरी गुड। आगे सुनो बेटा। देखिए सुन, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डेट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स हमारे बेसिकली फॉर्म में हमें मिले हुए ना बेटा, वो अभी भी है ना इम्प्योर फॉर्म में। अब इम्प्योर फॉर्म में तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिफाइनिंग करना पड़ेगा। देखो, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे ज़्यादा बड़ा ये मेथड यूज़ किया जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या किया जाता है, आपके पास जिस मेटल को हमें प्यूरीफाई करना होता है ना, उस मेटल को हम रखते हैं एनोड साइड में, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो हमारा प्योर मेटल होता है उसको रखते हैं हम कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ पर बेटा नेगेटिव टर्मिनल में। ओके डन। और इसमें जो सॉल्ट लेते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम, वो उसी मेटल का सॉल्ट लिया जाता है, उसी मेटल का सॉल्ट है जिसको हमें प्यूरिफिकेशन करवाना है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है बेटा, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस फॉर्म में अपने अंदर से करंट को पास ऑन होने देते हैं। ओके दैट्स इट। अब होता है क्या बेटा, सुनने ध्यान से। आपको पता है इसके अंदर जो Cu2+ प्रेजेंट है, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जो हमने बात करी, तो आपको पता है इसमें Cu2+ हो जाएगा आयंस और SO4 होगा। ओके, तो Cu2+ क्या करेगा बेटा, यहाँ से सॉल्यूशन में से इस पर डिपोजिट होना स्टार्ट कर देगा।
ओके, और एक तरीके से जहाँ से क्या होगा, ये Cu2+ इसमें सॉल्यूशन में आता जाएगा। ओके, तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, सारा का सारा जो Cu हमारा इस पर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और नीचे बच जाएगी एनोड मड, यानी कि इम्प्योरिटीज जो रह जाएगी आपकी। ओके, देखिए जैसा कि हम यहाँ पर मैथ्स मेंशन है, मैंने आपको बताया था, एनोड पे हम लेते हैं बेटा इम्प्योर कॉपर लिया हम यहाँ पर, ठीक है। कैथोड पे हम लिए प्योर कॉपर की स्ट्रिप ली है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का हमने एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, मतलब उसी के सॉल्ट का बेटा सॉल्यूशन लिया था, उसको हम प्योरीफाई करना होता है, ठीक है। देखो पहली बात, ऑन पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा इम्प्योर जो हमारे पास है ना मेटल, वो जो है वहाँ से जो Cu2+ को निकल के वो डिजोल्व जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। ओके, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट एट द कैथोड, ठीक है, उतना ही आपका कैथोड हो जाएगा, डिपॉजिट जाएगा। ओके, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड इज कॉल्ड एनोड मड। अब क्या होता है बेटा, रिएक्शन के बाद जो उसमें इम्प्योरिटीज जो बैठेगी ना बेटा नीचे, इसको हम कहते हैं एनोड मड कहते हैं। ओके, तो दिस प्रोसेस नोन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेटा कमेंट करके जरूर जाए। ओके, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, द सर्फेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन इज कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है ना बेटा, जरूरी नहीं कि एक तरीके से मॉइस्चर की वजह से हो, क्या होता है धीरे धीरे ना, ये जैसे मॉइस्चर हो गया, आपका एसिड हो गया या बेस हो गया, इनके कांटेक्ट में आने के बाद ना इनकी जो लेयर होती है ना ऊपर की, सबसे ऊपर वाली लेयर, वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है, उससे हम कोरोजन कहते हैं। जैसे पता है आपको सिल्वर बेटा ब्लैक बन जाता है व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है, क्योंकि इट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। क्योंकि ना बेटा जो आपका सिल्वर होता है ना, वो एटमोसफेयर में जो गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है आपका। ओके, जो कि ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है। कॉपर क्या करता है बेटा, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन कर जाता है एटमोसफेयर में जो प्रेजेंट होती है, और ग्रीन कलर की कोटिंग उस पर ऊपर डेवलप आती है, किसकी, कॉपर कार्बोनेट की, CuCO3 की। ओके, आयरन तो पता ही बेटा आपको, मॉइस्ट एयर की वजह से कॉन्टेक्ट में आता है तो ब्राउन कलर की उस पर लेयर स्टार्ट होती है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। अब बेटा ये तो समझ में आ गई कोरोजन की हम बात करें मेटल्स की, अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सके, ठीक है, उसकी भी प्रोसेस बताइए ना। देखो देखो बच्चे, अब बात है बेटा मेटल्स को हम जो है कैसे कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के हमारे पास तरीके तो बहुत है, पेंटिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो, ग्रीजिंग कर लो, गैल्वेनाइजिंग कर लो, ठीक, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं फॉर मेकिंग एलॉयज, ठीक है। एनोडाइजिंग में क्या होता है ना बेटा, एक हमारे पास एनोड पे हम लगाते हैं जिसके ऊपर हम कोटिंग करनी होती है, और ऑक्साइड की कोटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उस पर, ठीक है। आपको पता है बच्चे कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब ना, लेड हो गया, ये क्या होता है अपने अपने एक ऑक्साइड की थिन लेयर बना देते हैं अपने ऊपर ऑक्साइड की, जिससे क्या होता है फर्दर जो ऑक्सीडाइज होने से उस मेटल को बचा लेता है। ओके, इससे बड़ा गैल्वेनाइजेशन एक आपका मेथड है टू प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। क्या करते हैं बेटा, गैल्वेनाइजेशन हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर बनाते हैं किसकी, आपके जिंक की कोटिंग करते हैं, ताकि हमारे स्टील और आयरन जो है रस्ट होने से बच जाए। ओके, या तीसरा तरीका क्या है बेटा, यहाँ पर आपका एलॉय बना लीजिए उसको। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। एलॉय से क्या होगा, उसकी जो एक तरीके से कहते हैं बेटा कोरोजन होने की जो पावर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जल्दी से वो कोरोड नहीं होगा। ओके, क्लियर बेटा, ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा कुछ एलॉयज के नाम देखिए, जैसे आयरन की बात करें, मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्डेस्ट। आपको पता है आयरन के साथ अगर हम थोड़ा सा अमाउंट में कार्बन ऐड करें तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, वो ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से हार्ड होना स्टार्ट कर देगा और हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्रिटलनेस हो जाएगी उसमें एक तरीके से। स्टील बात करें, स्टील बेसिकली क्या होता है बेटा, आयरन, निकल और क्रोमियम का क्या होता है, एलॉय होता है। ब्रास के बेटा कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का एलॉय होता है, इसको एसन कहते हैं। और सोल्डर होता है बेटा आपका लेड और टिन, यानी कि पीबी और एसन का ये क्या होता है, एलॉय होता है, ठीक है। एमलगम की बात करते हैं, एमलगम इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, अगर एक मेटल आपका क्या है मर्क्यूरी है और ओके उसके अलावा अगर कोई और मेटल हम उसके साथ मिक्सअप करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका एमलगम कहलाएगा, यानी एलॉय ऑफ मर्क्यूरी इज कॉल्ड एमलगम। डन, वेरी गुड, ठीक है। एक वर्ड आपने सुना ना, सिनेवर सुना होगा आपने, सिनेवर एलॉय नहीं होता, सिनेवर इज बेसिकली क्या होता है आपका ओर होता है, ओर ऑफ मर्क्यूरी होता है आपका, ठीक है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है,
ठीक है। तो आई होप बेटा इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए सारे समझ में आ गए होंगे। इतना बेटा सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और जो भी क्वेरी हो कमेंट की ज़रूरत है। ओके, जय हिंद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।